हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th का एक टॉपिक रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्रिज्म। इसमें हम बात करेंगे व्हाट इज अ प्रिज्म, बेसिक समझेंगे प्रिज्म का। उसके बाद हम बात करेंगे रिफ्रैक्शन कैसे होता है प्रिज्म के थ्रू, उसमें हम समझेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर विद प्रिज्म। तो प्रिज्म होता क्या है ये चीज समझ लेते हैं। प्रिज्म बेसिकली क्या होता है, ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं इट इज अ ट्रांसपेरेंट मीडियम। इट इज अ ट्रांसपेरेंट मीडियम। ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है जो क्लोज होता है, एनक्लोज्ड बाय 5 सरफेसेस। एनक्लोज्ड बाय 5 सरफेसेस। कितने? 5 सरफेसेस। 5 सरफेसेस जो होती हैं उनसे एनक्लोज होता है। ठीक है, विद ट्राइंगुलर क्रॉस सेक्शन एरिया। विद ट्राइंगुलर क्रॉस सेक्शन। विद ट्राइंगुलर क्रॉस सेक्शन। क्रॉस सेक्शन, ट्राइंगुलर क्रॉस सेक्शन होता है, उस तरीके से रहता है। तो होता कैसे इसको एक बार समझ लेते हैं। देखिए आप क्या करेंगे, 2 ट्राइंगल बनाएंगे। ये एक ट्राइंगल हो गया, ठीक है। इसी के बैक में ये एक और ट्राइंगल, अगर हम बात करते हैं ये ट्राइंगल हो गया। ठीक है, तो ये 2 ट्राइंगल हो गए आपके। इस तरीके से आप इनको जोड़ दो। ठीक है, तो आपको यहां पे अगर आप देखेंगे तो आगे से तो जो आपको ए बी सी हम बोल देते हैं, ये पॉइंट आपका डी हो गया, ई एंड एफ। ठीक है, तो आपको ये ट्रेंड जैसा दिखाई देगा, है ना। तो ये बेसिकली ट्राइंगुलर सरफेस हो गया। ये एंगल होता है एंगल ऑफ प्रिज्म कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? एंगल ऑफ प्रिज्म। और इसमें जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है, लाइट जो आती है वो आती है साइड से, और उसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस कौन सा होता है? एक ये ए ई डी बी। तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस अगर हम बात करें, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, तो इसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस 2 होते हैं। ठीक है, एक तो कौन सा है? ए ई डी बी, ए ई डी बी, एंड दूसरा कौन सा हो जाएगा? ए ई एफ सी। ए ई एफ सी मतलब ट्राइंगल बनाया आपने। ठीक है, ट्राइंगल का ये और ये साइड वाला सरफेस, तो ये रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस हो जाते हैं। और ये इनके बीच में जो ये ट्राइंगल बन रहा है, इसका जो बीच का एंगल है वो क्या हो जाता है? आपका एंगल ऑफ प्रिज्म। तो प्रिज्म बेसिकली एक टाइप से क्या हो गया, ये 5 सरफेस हो गए। 5 सरफेस कैसे हो गए? एक इधर वाला सरफेस साइड वाला, एक इधर वाला नीचे से, तो ये 3 तो ये हो गए। और उसके बाद एक फ्रंट का आपको ट्राइंगल मिलेगा और पीछे का ट्राइंगल मिलेगा। क्लियर? तो आपको टोटली कितने मिलेंगे? 5 सरफेसेस मिल गए। उसमें से ये तो 2 ट्राइंगल होते हैं, आगे फ्रंट और बैक। साइडवेज वाले ये 3 क्या होते हैं आपके? एक टाइप से क्वाड्रिलेटरल बन जाते हैं, जो कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरह काम करते हैं। तो एक बेस में लग जाएगा, उसके बचे क्या? फिर 2 बचे, वो आपके क्या हो रहे हैं? रिफ्लेक्टिंग सरफेस। समझ आ गया? तो अगर हम इसको बात करें, अगर रिप्रेजेंटेशन करने लगे, क्वेश्चंस आपको अगर क्वेश्चंस करने होंगे तो उसमें हम सिंपल रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, इस तरीके से ये बोलते हैं ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस एक हो गया, ये दूसरा रिफ्लेक्टिंग सरफेस, और ये एंगल ऑफ प्रिज्म हो गया। तो इसको हम 3D ना करके हम 2D में अगर हम रिप्रेजेंट करते हैं तो इस तरीके से बनाते हैं। समझ आ गया होगा? तो ये होता है आपका एंगल ऑफ, मतलब ये आपका हो गया प्रिज्म। ठीक है, इसमें कुछ टर्म्स के बारे में बात करते हैं, तो ये होता है एंगल ऑफ प्रिज्म। ठीक है, और ये रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस होते हैं। आपकी 2 चीजें पता होनी चाहिए। समझ आ गया? चलिए अब हम बात करते हैं इसके बाद रिफ्रैक्शन किस तरह से होता है प्रिज्म से। रिफ्रैक्शन की बात करते हैं। तो रिफ्रैक्शन की अगर हम बात करें, रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म, रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म, तो साथ ही साथ आप समझिए बिल्कुल इसको ना, एक एक पॉइंट को समझते रहना किस तरीके से बन रहा है। ठीक है, तो हमने एक प्रिज्म बना लिया, एक बड़े साइज का प्रिज्म बनाते हैं जिससे कि आपको क्लियर समझ आ जाए। ये हो गया। ठीक है, तो प्रिज्म है ये आपका। हम इसमें पहली बात अब तो थोड़ा सा यहाँ पे समझना है, यहाँ के समझने का है। प्रिज्म जो होता है ये व्हाइट लाइट को उसके 7 कलर्स में डिफरेंशिएट कर देता है, मतलब इसको क्या कर देता है? डिस्पर्स कर देता है। तो इसमें डिस्पर्जन का फिनोमेना होता है। अगर यहाँ से हम व्हाइट लाइट भेजेंगे तो 7 कलर्स निकलेंगे बाहर। ठीक है, रेनबो जैसा इफेक्ट बनेगा। बट अभी हम क्या कर रहे हैं, वो 7 कलर्स नहीं कर रहे हैं, हम यूज कर रहे हैं मोनोक्रोमेटिक लाइट। मोनोक्रोमेटिक लाइट मतलब एक ही कलर वाली लाइट, जो कि क्या होगी, इसमें और अलग अलग सेपरेशन नहीं होंगे। तो हमने यूज करा मोनोक्रोमेटिक लाइट। ठीक है, तो ये मोनोक्रोमेटिक लाइट आपने यहां से इंसिडेंट करी, तो इसे हम कहते हैं इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे, तो जो लाइट इंसिडेंट हो गई वो इंसिडेंट रे हो गई। अब देखिए ऑब्वियस बात है, ये है आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ठीक है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, तो ये अगर आप नॉर्मल बनाएंगे तो ये नॉर्मल बन गया।
ये आपका क्या बन गया, नॉर्मल। इस सरफेस में नॉर्मल बन गया। ऑब्वियस बात है, ये एयर है, एयर इज लाइटर, रेयर होगी, और ग्लास क्या है, डेंसर है, तो इसको जाना तो चाहिए था इस तरीके से, इसे जाना चाहिए था सीधा, बिल्कुल ऐसे, ठीक है। बट ये क्या हुआ, सीधा ना जाके, ठीक है, ये सीधा ना जाके ये क्या हो जाएगा, इट विल बेंड टूवर्ड द नॉर्मल, और नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगा। जैसे नॉर्मल है आपका, है ना, तो इस पॉइंट से अगर हम नाम ले देते हैं इस पॉइंट को ए, यहाँ पे बी, तो ये बेंड हो गया टूवर्ड द नॉर्मल, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस था आपका, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया R1, ठीक है, ये I1 R1 कोड यहां समझ आ गया होगा। तो ये तो सिंपल था, नॉर्मल के साथ क्या हुआ, आपने इस तरीके से कर दिया, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट थिंग, अब ये लाइट जो आ रही है ये रिफ्लेक्टेड रे है, ये सीधा चलती जा रही है, और यहां पे भी आएंगे तो यहां पे भी क्या होगा, नॉर्मल बनेगा, ठीक है, ये नॉर्मल बन गया आपका, ये नॉर्मल, सेकंड नॉर्मल हो गया आपका, ये सरफेस में भी क्या हो गया, नॉर्मल बन गया। एंगल ऑफ जो आपका होगा, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस इसके लिए, इस सरफेस के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा, और इसको हम लिखते हैं R2, इसको क्या बोल देते हैं, R2, तो अंदर है तो R2 बोल देते हैं इसको, ठीक है। अब लाइट क्या है आपका, डेंसर से रेयर मीडियम में जा रही है, तो जाना चाहिए था इसको सीधा, मतलब इधर को जाना चाहिए था, बट इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो नॉर्मल से क्या हो गया है, अवे बेंड हो गया, ये जो जाना मतलब जिस ये रास्ता है इससे ज्यादा चले जाएगा, हाँ है ना, तो ज्यादा चले गया, तो ये लाइट आपकी इस तरह से चलेगी। इस पॉइंट को नाम दे दिया हमने C, है ना, और यहाँ पे हमारा पॉइंट D, ये लाइट रे ऐसे आगे मूव कर रही है, ठीक है। तो ये एंगल, इस एंगल को हम बोल देते हैं E, इमरजेंस एंगल, एंगल ऑफ इमरजेंस, ये निकलने का है, ठीक है, समझ आ गया। अब हम देखते हैं, ये तो समझ आ गया होगा किस तरह से लाइट बेंड करी। इंसिडेंट रे आई, नॉर्मल है, नॉर्मल के हिसाब से ये क्या है, रेयर से डेंसर में जा रही है, तो ये क्या होगा, बेंड टुवर्ड द नॉर्मल, इधर को सीधा चलेगी। फिर उसके बाद डेंसर से रेयर में जाने लगी, तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड करके इधर को मूव कर गई, समझ आया। अब हम बात करते हैं, एक्चुअली में लाइट को जाना चाहिए था इधर को, इस रास्ते में सीधा जाना चाहिए था, है ना, तो लाइट को यहां जाना चाहिए था, बट गई कहां, इधर को चलेगी। तो हम क्या करते हैं, इसको बैक प्रोड्यूस करते हैं, इससे बोलते हैं, इसको हम बैक लेके आते हैं, पीछे लेके आते हैं, तो हम बोल देते हैं ये जो एंगल बना, ये जो एंगल बना, इसे हम बोलते हैं डेविएशन, ठीक है, ये होगा आपका है डेविएशन। तो ये है ना, ये आपका क्या हो गया, एंगुलर डेविएशन, यहां से जाने से मुड़ गई, ये आपका क्या हो गया, एंगुलर डेविएशन। तो ये आपका हो गया एंगुलर डेविएशन, जो एक्चुअल पाथ से कितना एंगल पे वो डेविएट कर गई, ठीक है, एंगुलर डेविएशन हो गया, समझ आया होगा। फिर तो अब हम बात करते हैं, ये हो गया, साथ साथ हम क्या अब थोड़ा सा समझते हैं, लाइट रे अगर सीधा जा रही थी, तो पहली बार तो यहां डेविएट हुई इस जगह पे, इसे हम बोल देते हैं डेविएशन नंबर 1, क्योंकि इस सरफेस पे डेविएट हो गई, ये लाइट जाना चाहिए था सीधा, बट ये लाइट इधर को बेंड कर गई, तो ये डेविएशन नंबर 1। ऐसे इस सरफेस पे अगर हम बात करें, जाना चाहिए था सीधा ऐसे, बट ये डेविएट इधर को कर गई, तो ये हो गया डेविएशन नंबर 2। ये और ये इक्वल हो जाएंगे, क्यों हो जाएंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है, ये पूरा एंगल ऑफ इमरजेंस है, ये एंगल ऑफ डेविएशन हो गया, तो ये डेविएशन हो गया, क्लियर, समझ आया होगा। यहां पे हम बोल देते हैं, ये हो गया आपका एंगल ऑफ प्रिज्म, ये प्रिज्म का जो एंगल होता है ए बोल दिया, वो आपका प्रिज्म एंगल हो गया, क्लियर। तो यहां समझ आएगा, इंसिडेंट रे जाना चाहिए सीधा, डेविएट कर दिया, कितना डेविएट कर दिया, डेल्टा 1, ठीक है। फिर उसके बाद ये सीधा जाना चाहिए था, डेविएट कर गया कितना, डेल्टा 2, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, इसके सामने आमने सामने ले लिया पॉइंट में, तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल यहां आ गया। तो अब ये वाले पॉइंट को हमने नाम दे दिया, डी तक आ गया था, ई तो है नहीं, ई लिख देते, ठीक है। तो अगर हम बात करें, अगर हम ट्राइंगल देखें EBC, EBC में एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगाएंगे, तो ये एंगल जो हो जाएगा फ्रॉम इन ट्राइंगल लिख सकते हैं, इन ट्राइंगल कौन सा था, EBC, इन ट्राइंगल EBC, अगर हम एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगाते हैं, तो डेल्टा जो एंगुलर प्रॉपर डेविएशन है वो कितना हो जाएगा, डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2, ठीक है। ये कौन सी प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, इसकी वजह से आपको ये मिलता है। तो आप समझिए, तो जो टोटल डेविएशन है, जो टोटल डेविएशन आपका आ रहा है, वो किसकी वजह से आ रहा है, वो दो वजह से आ रहा है। पहले सरफेस में जितना डेविएट किया प्लस दूसरे वाले सरफेस में कितना डेविएट किया, उन दोनों को ऐड कर देता है। समझ आया नहीं आया, क्लियर, यहां तक समझ आ गया होगा। ये तो आपका फर्स्ट रिलेशन, आपको ये याद रखना है, तो टोटल डेविएशन होता है वो डेविएशन डन बाय
ईच सरफेस उसके बराबर होता है। ठीक है, अब हम ये नॉर्मल है 90 डिग्री, तो इसको हम क्या कर देते हैं, एक्सटेंड कर देते हैं, ये भी 90 डिग्री, दोनों को एक्सटेंड करके हम मिला देते हैं। ठीक है, समझ आ गया होगा। आपको ये डायग्राम खुद बनाना आना चाहिए। ठीक है, ये बनाना है आपको, और आपको ये क्लियर होना चाहिए कैसे कैसे मूवमेंट हो रही है, कैसे कैसे एंगल्स मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां तक तो हमें एक चीज मिल गई, एक रिलेशन मिल गई। एक सेकंड रिलेशन जो आती है वो बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, उसको समझते हैं कैसे निकाला जाता है। ठीक है, अगर हमें डेविएशन का वैल्यू निकालनी है, देखो यहाँ डेविएशन 1 प्लस डेविएशन 2 है, तो हमें निकालना है डेविएशन की वैल्यू निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे, तो हम निकालने की कोशिश करेंगे डेल्टा 1। ठीक है, ये लाइन सीधी जा रही है, ये लाइन ऐसे क्रॉस में जा रही है, तो ये आई है, तो यहां से हम समझ सकते हैं एट पॉइंट बी, तो हम यहां लिख देते हैं एट पॉइंट बी की बात अगर हम करें, तो ये जो पूरा एंगल है I1 किसके बराबर है, डेल्टा 1 प्लस R1 के बराबर है। तो I1 किसके बराबर है, डेल्टा 1 प्लस R1, तो यहां से डेल्टा 1 आपका आ गया I1 माइनस R1, I1 माइनस R1, ये हो गया सेकेंड रिलेशन। ठीक है, सिमिलरली अगर हम बात करते हैं सी पॉइंट पे, ठीक है, सिमिलरली एट सी पॉइंट, तो डेल्टा 2 क्या आ जाएगा, ये डेल्टा 2 है, ये डेल्टा 2 है, डेल्टा 2 प्लस R2 E के बराबर है, तो हम यहां बोल सकते हैं डेल्टा 2 किसके बराबर हो जाएगा, E माइनस R1, R2, ये आ गया थर्ड। 1 2 3 इन तीनों को जोड़ के इन तीनों से निकालते हैं, तो हम यहां से 1 2 3 से निकाल सकते हैं, तो डेल्टा क्या आ जाएगा आपका फ्रॉम 1 2 एंड 3, तो डेल्टा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2, तो यहां निकाल सकते हैं I1 प्लस ई वाले जो है वो साथ में रख देते हैं और माइनस वाले कॉमन ले लेते हैं, तो R1 प्लस R2। ठीक है, तो टोटल डेविएशन क्या हो गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस I1, एंगल ऑफ इमर्जेंस उनका सम माइनस R1 प्लस R2, R1 प्लस R2 उसके बराबर हो गया। क्लियर, यहां तक समझ आ गया होगा। ठीक है जी, अब हम बात करते हैं R1 प्लस R2 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, है ना, तो ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 4। यहां तक समझ आया होगा आपको किस तरीके से चल रहा है, ये हमारे रिलेशंस निकलते आ रहे हैं, तो हमने यहां तक कर लिया। अब हम बात करते हैं R1 प्लस R2, R1 और प्लस R2 को हम कैसे रिप्लेस कर सकते हैं, क्योंकि अंदर बन रहे हैं। देखिए I1 हम कैलकुलेट कर सकते हैं, बाहर है, E भी हम आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं क्योंकि ये बाहर है ना, ये सब। अब मीडियम के अंदर कैसा एंगल बन रहा है वो तो नहीं क्लियर हो रहा, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम इसको R1 और R2 को रिप्लेस करना सोचते हैं, किससे हो सकता है रिप्लेस। देखिए ये नॉर्मल है तो ये 90 डिग्री, ये भी नॉर्मल है, ये तो 90 डिग्री है ना, तो अगर हम बात करते हैं B, इस पॉइंट को हमने नाम दे दिया G और ऊपर वाले का नाम दे दिया H, F दिया नहीं, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं इन क्वाड्रिलेटरल BHCG, ठीक है, इन क्वाड्रिलेटरल कौन सा है हमारा BHCG, अगर हम इसमें बात करते हैं तो ये एंगल देखो, इन सब के एंगल्स हम प्रॉपर्टी निकालते हैं, तो ये 90 प्लस 90 ये 180 हो गया, तो ऑब्वियस बात है इसका और इसका एंगल, ये जो एंगल है ना, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कितना होना चाहिए, दोनों को सम करके कितना आना चाहिए, 180 आना चाहिए। देखिए टोटल एंगल 360 होता है, तो टोटल सम कितना होता है 360, दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, चारों एंगल मिला के 360 होता है। ये दोनों 90 है, तो 90 हो गए तो क्या हुआ, ऑब्वियस बात है 90 90 क्या हो गया, 180 हो गया, तो 360 में से 180 हट गया, तो ये वाला एंगल अगर हम इसको x मान लेते हैं, ठीक है, तो एंगल A प्लस एंगल x इज इक्वल टू कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। तो यहां से x की वैल्यू आ गई 180 माइनस a, 180 माइनस a, ठीक है, यहां तक समझ आ गया। इस ट्राइंगल में निकाला तो 180 माइनस a आ गया, ठीक है। अब BCG में निकालते हैं, तो अब यहां पे बोल देते हैं, सीधा ही हम लिख देते हैं इन ट्राइंगल, थोड़ा सा स्पेस ले लेते हैं, ठीक है, हमारे को ये चाहिए नहीं, यहां से हटा देते हैं थोड़ा सा स्पेस, ठीक है, तो हमारे को ये आ गया, ठीक है। तो यहां पे आप समझ आ गया। तो अब हम बात करते हैं, देखिए हमने यहां से निकाली x कितना आ गया 180 माइनस a, तो अब हम बात करते हैं इन ट्राइंगल BCG, इसमें एंगल्स हम प्रॉपर्टी लगाएंगे, तो हमें पता है R1 प्लस R2 प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री होना चाहिए। x की वैल्यू है 180 माइनस a, तो R1 प्लस R2
प्लस 180 माइनस ए इज इक्वल टू 180। तो यहां से 180 से 180 कैंसिल हो गया, तो यहां से आया R1 प्लस R2 किसके बराबर आ गया, ए के। R1 प्लस R2 किसके बराबर आ गया, ए के। तो ये स्टेप्स है, इनको समझते रहिए, सीक्वेंस वाइज लिखते रहिए, है ना। यहाँ पे स्पेस का थोड़ा प्रॉब्लम है। तो ये हमारा हो गया फोर्थ रिलेशन। क्या आ गया, फोर्थ। जैसे ही फोर्थ रिलेशन आया तो हमने देखो हमने क्या किया, इस फोर्थ रिलेशन को R1 प्लस R2 को ए के बराबर होता है तो यहां रख दिया। तो आपको सीधा फॉर्मूला आ गया, एंगल ऑफ डेविएशन कह दीजिए या एंगुलर डेविएशन कह दीजिए, वो किसके बराबर होता है, आई इंसिडेंट एंगल प्लस इमर्जेंट एंगल माइनस एंगल ऑफ प्रिज्म। तो ये आपका रिलेशन निकल गया। तो ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ये आपको ये समझ में आना चाहिए, किस तरीके से ड्राइव किया गया ये समझ आपको आना चाहिए। क्लियर, समझ आ गया। चलिए अब हम बात करते हैं, ये तो समझ आ गया। इसके बाद क्या हुआ, जहां पे हमने डेरिवेशंस करना स्टार्ट करे, हमने देखना स्टार्ट किया कि किस वैल्यू पे, एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि किस वैल्यू पे कि हमारे को ये सबसे ज्यादा डेविएशन दिखेगा। ये जो एंगल ऑफ डेविएशन है ना, ये क्या है, ये आपको देख रहे होगे आप, इंसिडेंस एंगल पे डिपेंड करता है। तो इन्होंने देखना स्टार्ट किया कि किस एंगल पे, ऐसा कौन सा एंगल होगा जिस एंगल पे ये आपका क्या होगा, डेविएशन सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, तो वो एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन किया गया। तो उसमें क्या फाइंडिंग आई थी वो समझते हैं। तो हमारे जो रिलेशंस हैं ये सारे यार, ये सारे रिलेशन एक्टिव रहेंगे हमारे। ठीक है, तो हमारा ये रिलेशन है एक्टिव, फिफ्थ वाला इस तरीके से था। तो इन्होंने क्या किया, डेरिवेशन के लिए एक ग्राफ बनाना स्टार्ट किया। यहां पे हो गया एंगल ऑफ डेविएशन और यहां पे हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो इन्होंने देखा जब एंगल ऑफ इंसिडेंस बहुत कम था तो ये क्या हुआ, ये इस तरीके से आपका क्या हो रहा है, जैसे जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ा रहे हैं तो डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन कम हो रहा था। एक वैल्यू तक आया, सबसे कम हुआ, उसके बाद वो बढ़ने लग गया, फिर से चलने लग गया। तो इन्होंने बोला इस जगह पे ये ऐसी कंडीशन है जिस इस वाली पॉइंट पे मिनिमम डेविएशन आ रहा है। ठीक है, ये डेविएशन जो है मिनिमम है। तो इसकी वैल्यू क्या है, ये वैल्यू किसके बराबर है। तो देखा गया कि ये वैल्यू किसके बराबर आती है, ये वैल्यू जब एंगल ऑफ इंसिडेंस जब आपका एंगल ऑफ इमर्जेंस के बराबर हो जाता है, मतलब आई बराबर ई हो जाता है, तो ये क्या हो जाता है, तब आपका कंडीशन बनता है। तो उसकी वजह से हमने क्या निकाल दिया, सीधा रिलेशन निकल जाता है। फिफ्थ वाले में अगर हम पुट करें तो मिनिमम डेविएशन क्या होगा, आई बराबर ई होगा, तो आई की जगह, ई की जगह पे आई लिख देते हैं, तो ये आपका आंसर बना। हाँ है ना, ये कंडीशन हुई, क्या समझ आ गया। तो 2i माइनस ए के बराबर हो गया। तो ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड था। तो आपको पता होना चाहिए जब मिनिमम डेविएशन कब होता है, फॉर मिनिमम डेविएशन एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके बराबर होना चाहिए, एंगल ऑफ इमर्जेंस। एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड था। क्लियर, समझ आ गया। अब आता है ये अगर ऐसा होता है, ठीक है, तो और क्या क्या हमारे को रिलेशन देखने को मिलते हैं उसको समझते हैं। तो हमारे को ये समझ आ गया मिनिमम डेविएशन के लिए कंडीशन ये होती है, समझ आ गया। हाँ, और अब एक और चीज समझने की बात है, इसको देखते हैं, डायग्राम से समझाते हैं। देखिए अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ इमर्जेंस के बराबर है, तो अगर हमारा प्रिज्म बना था, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस यहां हुआ इस तरीके से, ये आई और ई ये दोनों अगर इक्वल हैं तो ऑब्वियस बात है इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शंस है ये भी इक्वल होंगे। साइन आई अपॉन साइन आर है ना, ये जो आप लगाओगे तो इसमें भी क्या होगा, दोनों इक्वल होंगे। तो ऐसे अगर आई बराबर ई है तो अंदर R1 प्लस R2 भी किसके बराबर होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो R1 इज इक्वल टू R2 हो जाता है ऐसी कंडीशन के लिए। ठीक है, अंदर भी जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है वो भी क्या हो जाएंगे, दोनों सेम हो जाएंगे। ठीक है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, आपके बराबर हो गए। चलिए, तो हमारे को यहां से एक और चीज मिल गई। तो आपका ये तो रिलेशन आपको ये ध्यान रखना है, ये वाला एक ये कंडीशन होनी चाहिए और ये साथ साथ ये कंडीशन होनी चाहिए। ठीक है, तो मिनिमम डेविएशन के लिए आपको फॉर्मूला लगाना है 2i माइनस एंगल ऑफ प्रिज्म। ठीक है, तो इस तरह से रहता है, आई पे डिपेंड करता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस पे डिपेंड करता है। तो और बात करते हैं हम किन पैरामीटर्स पे डिपेंड करता है आपका जो एंगल ऑफ डेविएशन होता है। ओके, चलिए अब देखते हैं किस चीज पे डिपेंड करता है। तो डिपेंडेंसी ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन, डिपेंडेंसी ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है, किस चीज पे डिपेंड करता है वो समझते हैं। किस चीज पे डिपेंड करता है, तो सबसे पहला चीज आता है ऑब्वियस बात है एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस
और एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए तो हमने क्या था, एक्सपेरिमेंटली पूरा डिटरमाइन किया गया था। तो आप इसको अगर कभी पूछा जाता है तो सीधा आप डायग्राम बनाएंगे, बोलेंगे भैया ये देखिए जैसे से एंगल ऑफ इंसिडेंस पहले तो क्या होता है, अगर हम बहुत कम में आ जाए तो ये तो बहुत ज्यादा होगा, फिर कम होता होता एक लेवल तक कम होगा, फिर एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाने से एंगल ऑफ जो डेविएशन है वो बढ़ता चला जाता है। तो ये आपका कंडीशन होता है। यहाँ पे क्या ये वेरिएबल है, मतलब क्या होता है इस एक लेवल के बाद ये बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। पहला चीज समझ आ गया था। दूसरा उन्होंने बोला एंगल ऑफ जो होता है ना आपका डेविएशन, वो डिपेंड करता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे। किस पे करता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे करता है। देखा गया है जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ा देते हैं आप, जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप बढ़ाएंगे उतना ही ज्यादा डेविएशन शो करेगा। तो अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ता है तो डेविएशन, ये क्या होता है, डेविएशन को बढ़ाता है, याद रखिएगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ेगा, डेविएशन बढ़ेगा। क्लियर। थर्ड एंगल ऑफ प्रिज्म, ये एंगल ऑफ प्रिज्म पे भी डिपेंड करता है, एंगल ऑफ प्रिज्म। ठीक है, तो ये देखा गया है एंगल ऑफ प्रिज्म बढ़ाने से, जैसे जैसे आप एंगल ऑफ प्रिज्म बढ़ाते हैं तो डेविएशन ये भी क्या हो जाता है, बढ़ता है। ये क्या होता है, बढ़ता है, गिवन फॉर अ फिक्स एंगल ऑफ इंसिडेंस। अगर आपने एंगल ऑफ इंसिडेंस फिक्स रखा तो एंगल ऑफ प्रिज्म बढ़ाने से डेविएशन क्या होता है, बढ़ जाता है। तो बेसिकली अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन में यहाँ पे अराइज होता है, क्या बोलते हैं कि बोलते हैं अभी तो हमने फॉर्मूला पढ़ा, डेल्टा इज इक्वल टू ये आपका I1 प्लस E माइनस ए, ये फॉर्मूला बनता था, है ना, एंगल ऑफ इंसिडेंस प्लस एंगल ऑफ इमर्जेंस माइनस ए, है ना। तो अगर हम बात करें, आप ये तो अभी तक ये फॉर्मूला था, है ना, तो इसमें तो अगर आप देख रहे हैं माइनस ए है, तो अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ेगा, एंगल ऑफ प्रिज्म बढ़ेगा, तो ये होगा डेविएशन घटना चाहिए क्योंकि माइनस हो रहा है। बट याद रखिएगा ये क्या होता है, ये आपका अगर एंगल्स बहुत छोटे हो जाए, जो एंगल ए है ना जो आपका वो छोटा होगा, तो उसमें एक फॉर्मूला इसका चेंज हो जाता है, म्यू माइनस 1 ए हो जाता है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है तब के केस में जब ये आपका एंगल स्मॉल होते हैं। और जनरली आप स्मॉल एंगल्स पे बात करते हैं तो ये इस तरह से रहता है। क्लियर। और लास्ट जो फैक्टर है जिस पे डिपेंड करता है वो है आपका वेवलेंथ। ठीक है जी, वेवलेंथ ऑफ लाइट, वेवलेंथ ऑफ लाइट, अलग अलग वेवलेंथ की लाइट अलग अलग तरीके से रिफ्लेक्ट होती है। चलिए इसको समझते हैं, उसको समझने के लिए डायग्राम समझते हैं। इसके लिए क्या करते हैं, पूरा डिस्पर्जन का फिनोमेना समझ लेते हैं। देखिए अगर हम बोलते हैं व्हाइट लाइट आ जाए, अभी तक तो हम क्या कर रहे थे, मोनोक्रोमेटिक लाइट भेज रहे थे, एक ही पर्टिकुलर टाइप की लाइट। तो व्हाइट लाइट जब आती है तो व्हाइट लाइट क्या होती है, 7 कलर्स में स्प्लिट होना स्टार्ट कर देती है, और जैसे ही हमने क्या किया, डेविएट कर दिया, तो ये और ही ज्यादा डेविएट हो जाती है, बहुत ही अलग अलग डेविएशन में आ जाता है। तो यहां से तो हमने भेजी व्हाइट लाइट, व्हाइट लाइट वहां जाते जाते ये क्या हो जाएगा, 7 कलर्स में टूट जाएगी। और याद रखिएगा रेड कलर सबसे कम डेविएट करता है, सबसे ज्यादा डेविएट करने वाला कौन सा कलर है, वॉयलेट। और फिर आपका बन जाता है विबग्योर, है ना, आपका जो रेनबो के 7 कलर्स है उसके हिसाब से आप बना सकते हैं। ठीक है, वॉयलेट, इंडिगो, विबग्योर, VIBGYOR, इस तरह से रहता है। वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ऑरेंज रेड। तो याद रखिएगा सबसे ज्यादा डेविएट करने वाला कलर कौन सा है, वॉयलेट है, और कम डेविएट करने वाला कलर है रेड। तो अगर आप यहां से कलर, अगर आप सपोज करिए अगर मोनोक्रोमेटिक लाइट यूज करते हैं, ग्रीन लाइट यूज कर रहे हैं, तो ग्रीन लाइट का जो डेविएशन होगा वो अलग होगा, वॉयलेट का अलग होगा, रेड का अलग होगा। तो अलग अलग कलर की लाइट का अलग अलग डेविएशन होता है, समझ आया होगा। तो इसमें आपको ये क्लियर हो गया होगा प्रिज्म क्या होता है। ठीक है, उसके साथ हमने जो डेरिवेशंस करे उसमें हमारा ये समझ आ गया था, जो टोटल डेविएशन होता है वो एंगल ऑफ डेविएशन होता है वो किसके बराबर होता है, डेविएशन ड्यू टू फर्स्ट। देखो आप यहां पे देखिए, यहां से लाइट आई तो पहले यहां पे ही डेविएट हो गया 2 में, फिर यहां आने के बाद और फर्दर डेविएट हुए, तो ये दोनों डेविएशंस का सम हो जाता है। तो इससे हमने एक रिलेशन निकाल दिया था, अभी हमने निकाला था I1 प्लस ई, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस प्लस E माइनस ए, ये निकाला था। फिर हमने बात करी कि मिनिमम डेविएशन के लिए अगर हम बात करें तो मिनिमम के लिए उन्होंने बोला मिनिमम के लिए I किसके बराबर होना चाहिए, एंगल I इज इक्वल टू एंगल ऑफ इमर्जेंस। तो इससे कंडीशन क्या जाती है, R1 बराबर R2 हो जाएगा, R1 बराबर R2 हो जाएगा। और आपका जो मिनिमम डेविएशन का फॉर्मूला बनता है वो बन जाता है दैट इज 2I माइनस ए, 2I माइनस ए।
तो आपको ये फॉर्मूलेज यूज करके ज्यादा डेरिवेशन आते हैं पेपर में, और आपको ये पता होना चाहिए कि अगर हम कलर को अगर बात करें तो कलर कौन सा सबसे ज्यादा डेविएट करता है, वो है वॉयलेट, और कम कम सा करता है रेड। समझ आ गया? तो रेड जो होता है ज्यादातर स्ट्रेट पाथ में ट्रैवल करने की कोशिश करता है, डेविएशन इसका कम होता है। समझ आ गया? हो गया? चलिए आज के लिए इतना ही करते हैं, इस लेक्चर में इतना ही था।